हेलो एवरीवन, मैं राहुल राजा आप सबों का स्वागत करता हूं हेल्प डेस्क क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, साथ में ज्योग्राफी और साइंस सेक्शन स्टार्ट चल रहा है हमारा। ठीक, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी सिलेबस को आगे लेके चला गया था। ठीक है, बहुत से लोगों का डिमांड आ रहा है कि सर पॉलिटी को आगे बढ़ाया जाए, उसको पढ़ाया जाए, इसलिए आज हम लोग पॉलिटी को फिर से लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब ये भी लगातार ही रहेगा, जो भी टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है इसके साथ साथ बाकी जो टॉपिक जो ऑनलाइन नहीं आया है, मतलब ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं आया है, वो सब कुछ स्टार्ट होगा एक साथ में ही। अब बाकी पिछले टॉपिक को रिवाइज भी कर दिया जाएगा जो ऑफलाइन क्लासेस में हो गया है, उन बच्चों के लिए ही मैसेज है। ठीक, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था अभी के कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, देश की जो स्थिति है, तो सबसे ज़्यादा कोई विषय अभी इम्पॉर्टेंट है तो दो ही है, अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्या इंश्योर करता है हमारे लिए? संविधान क्या इंश्योर करता है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, जीवन यापन करने का अधिकार, यही तो मिलता है। क्या आज हम लोगों को यह मिल पा रहा है? क्या समानता सरकार के द्वारा बढ़ती जा रही है? समानता का अधिकार कहते हैं। जैसे अभी कोचिंग संस्थानों का क्या हाल हो गया है कि बस बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ भीड़ लगता है, बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, मतलब समाज में कोरोना फैल सकता है। चुनाव से नहीं फैलता है साहब, दिक्कत यही है। तो क्यों नहीं हम लोग बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं संविधान हमें क्या अधिकार देता है। संविधान हमें समता का अधिकार देता है। अगर हम भीड़ नहीं लगा सकते तो आप भी नहीं लगा सकते। रोजगार का अधिकार, जीवन यापन का अधिकार, ये संविधान हमें देता है। आपका चुनाव हो सकता है, आपका कुंभ मेला हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं हो सकता है। नहीं पता है, लोग नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? लोगों को पता ही नहीं है, डरते हैं हमें संविधान के द्वारा जो दिया गया अधिकार है वो भी पता नहीं है। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाबा साहब की जयंती है आज, जिन्होंने संविधान को बनाया, हम सबों को एक बराबर पे लाके खड़ा किया वो इंसान। आज उनकी बहुत सी इमेजेस आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, बाबा साहब को धन्यवाद दिया जा रहा है, लेकिन बाबा साहब को की पूजा हो रही है। उन्होंने जो काम किया, जिस वजह से उनकी पूजा, उनका सम्मान हो रहा है, उसे कोई नहीं बता रहा है आज। ठीक है, उन्होंने जो बनाया, जो डॉक्यूमेंट बनाने में, संविधान सिर्फ उन्होंने नहीं बनाया, संविधान बहुत से लोगों ने मिलकर बनाया, लेकिन इसको ड्राफ्ट करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले लोगों में से वही थे। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है भारतीय संविधान को लेकर के। तो हम लोग संविधान आज तो वैसे सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक मौलिक अधिकार ही होगा, ताकि हमारे छात्रों को पता चल पाए कि उनके पास क्या अधिकार है। वो क्वेश्चन पूछ पाएँ लोगों से, सरकार से, पुलिस से, क्या क्या अधिकार उनको प्राप्त है। तो फिलहाल ये भाषणबाजी का तो है नहीं, लेक्चर पे आना पड़ेगा हमें। ठीक है, बाकी एक वीडियो तो लगता है इस पे बनना ही चाहिए, जीवन यापन का अधिकार और समता के अधिकार पर, क्योंकि समाज में आज यही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब यही सेक्टर हो गया है कि किसी पे कानून लागू है तो किसी पे नहीं। हमारे गृह मंत्री खुलेआम मास्क बिना मास्क लगाए चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं और सड़कों पर लोगों को 50 रुपये 100 रुपये का फाइन काटा जा रहा है। समता का अधिकार है कहाँ? तो बाबा साहब का जो काम है उसको तो लोग कहीं और रख के आ गए हैं, या इन पे होता ही नहीं लागू, सिर्फ हम लोगों पे होता है। चलिए सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले आप कोर्ट का पावर जानिए आज। ठीक, सुप्रीम कोर्ट भारतीय न्यायिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु सुप्रीम कोर्ट होता है, इसलिए वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी सरकार हो, चलिए न्यायिक व्यवस्था में जाने से पहले समझते हैं सरकार, गवर्नमेंट। कोई भी सरकार का मतलब, भारत में सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है ना, गवर्नमेंट 3 सेक्शन में बांटा गया है। जैसे एक सेक्शन हो जाता है क्या, विधायिका, यानी लेजिस्लेचर। दूसरा सेक्शन हो जाता है कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव। तीसरा सेक्शन हो जाता है न्यायपालिका। ठीक है, देश चलाने की जिम्मेदारी इन तीनों खंडों को बराबर बराबर मिला हुआ है। तीनों की शक्तियों का उचित बंटवारा किया गया है, तीनों, ताकि एक दूसरे पर चेक बैलेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाए और एक दूसरे को नियंत्रित रख पाए। लेकिन आज देश में यही नहीं हो पा रहा है। लेजिस्लेचर या विधायिका जिसे बोलते हैं, विधायिका होता क्या है?
विधायिका जो विधि निर्माण का काम करे, क्या करे, जो विधि निर्माण का काम करे, यानी लॉ मेकिंग। इनका काम क्या होता है, लॉ बनाना, कानून बनाना, विधि निर्माण इनका काम है, लॉ मेकिंग। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हमारा संसद भवन, हमारा संसद जो है भारतीय संसद, वो विधायिका ही तो है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, संसद। साथ में राज्य विधानमंडल बोल सकते हैं हम लोग, राज्य, संसद मतलब पार्लियामेंट। राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर। एक ब्रीफ में बता देता हूँ, संसद, जैसे संसद में हमारे कितने सदन होते हैं, 2 सदन होता है। क्या क्या, एक राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोलते हैं और एक लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा का बहुत सा नाम है, लोकसभा को और भी बहुत से टर्मों से जाना जाता है। तो आज हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ समझते इसका एग्जाम्पल क्या है, वो अलग ही टॉपिक ही हो जाएगा। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर जो बोलते हैं, वो क्या है, इसका भी 2 हिस्सा है। ठीक है, बहुत से राज्यों में सिर्फ विधानसभाएं होती है, विधान परिषद नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, राज्य विधानसभा होता है। ठीक है, जहाँ सिर्फ राज्य विधानसभा है तो वही विधानमंडल में सिर्फ राज्य विधानसभा हो गया। नहीं तो वैसे इसको क्या कहेगा, इसके 2 हिस्से हैं, SLA और SLC। जिनको डिटेल लिखना हो लिख लीजिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी राज्य विधान परिषद। ठीक है, जिन 2 राज्यों में दोनों सदन पाया जाता है वहाँ राज्य विधानमंडल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ दोनों सदन है, बाइकैमरल द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहाँ की। ठीक है, जैसे भारतीय संसद में द्विसदनात्मक व्यवस्था है ना, 2 सदनों वाली व्यवस्था, बाइकैमरल जिसको बोलते हैं। ठीक, तो यही हो गया। बाकी जब ये टॉपिक आएंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में जानी जाएगी। अब बस ब्रीफ जानिए कि है क्या। जुडिशरी में जाने से पहले, जुडिशरी भी सरकार का ही अंग है, यही देख रहे हैं हम लोग। कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या, जो संसद के द्वारा बनाए गए विधि को लागू करे, यानी इनका काम क्या होता है, विधि लागू करना। ठीक है, विधि को लागू करना, शासन प्रशासन चलाना। ठीक है, देश चलाना इनका काम होता है। ठीक, तो ये विधि लागू करना, विधि लागू करना। तो लागू कौन करते हैं, अभी कौन कर रहे हैं, केंद्र में अगर देखा जाए, केंद्र में कौन करते हैं, केंद्र सरकार हो गया, मोदी सरकार जो है केंद्र सरकार, और दूसरा राज्य स्तर पर देखा जाए तो राज्य सरकार है ना। अगर बिहार के स्तर पर देखा जाए तो नीतीश गवर्नमेंट, केंद्र पर स्तर पर देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट। तो यही क्या है, वो कार्यपालिका का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जुडिशरी, फिर जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम हो जाता है, एक छोटी मोटी बात तो हमारे आपस के विवादों को सुलझाना, वो जुडिशरी में जाता है। लेकिन अभी इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, अभी गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जुडिशरी, न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका का काम ये देखना है कि जो विधि निर्माण हो रहा है उचित तो है, क्या सबके लिए एक रूप वाला है कि नहीं है, सबों पे एक समान, सबों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं कि किसी एक खास तबके को ध्यान दे रहा है, दूसरे तबके का नुकसान कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। यानी विधि, सही विधि का निर्माण हो, जिसके लिए जुडिशियल रिव्यू पावर, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी न्यायपालिका को प्राप्त है। यानी सही विधि का निर्माण हो, ये चेक करता है, ये विधि सही विधि बन रहा है और विधि सही से लागू हो रहा है कि नहीं, ये दोनों चेक करना किनका काम हो जाता है, इनका। ठीक है, इसलिए इनको जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो विधि सही विधि बन रहा है नहीं बन रहा है, और सही से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों काम इनका हो जाता है। तो न्यायपालिका को पढ़ना आज बहुत जरूरी हो गया है। ठीक, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं आए दिन अभी जो कोरोना के काल में कुछ अजीब अजीब कानून बन रहा है, कुछ भी कानून लागू हो रहा है। तो अभी काम, रोल किसका सबसे ज़्यादा देश में बढ़ चुका है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का देश बढ़ चुका है, इन्हीं का जिम्मेवारी बढ़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारियों में आगे पीछे हो रहे हैं। किस वजह से ये नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन
मौलिक अधिकार पे अगर बात किया जाए तो मौलिक अधिकार को लागू करना, उनका संरक्षण करना सब इनका ही काम है। देश बहुत टफ टाइम में गुजर रहा है तो इनको पढ़ना अब ज़्यादा जरूरी हो चुका है हम लोग के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। न्यायपालिका में अगर देखेंगे तो क्या, अभी तो ये पूरा टॉपिक ही है तो इसको यहाँ ना तोड़ के हम लोग पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए जुडिशरी में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय सब कुछ न्यायपालिका के अंदर आ जाता है। तो इंडियन जुडिशरी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडियन जुडिशरी, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारतीय न्यायपालिका, इंडियन जुडिशरी। भारतीय न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका ना इंटीग्रेटेड फॉर्म की न्यायपालिका है। यानी जैसे यूएसए वगैरह अलग देशों में होता है तो राज्य स्तर के लिए अलग कोर्ट होता है, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट है राज्य स्तर के लिए, बाकी फेडरल यानी संघीय व्यवस्था को देखने के लिए वहाँ फेडरल कोर्ट का सिस्टम चलता है। लेकिन भारत में इंटीग्रेटेड है, यानी एक ही कोर्ट का काम सारा कुछ देखना होता है। वो राज्य स्तर की बातें भी देख सकते हैं और केंद्र स्तर की बातों को भी पढ़ सकते हैं। कैसे पहले इनका विभाजन करते हैं वो चीज़ पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य कैसे है, कार्य क्या है, सबसे मेन चीज़ तो यही हो जाएगा। उससे पहले कि कौन जज बन सकता है, जज बनने की प्रक्रिया क्या है, उम्र क्या है, जो रट्टू बातें क्या कह सकते हैं उनको, जो रटने वाली बात है जहाँ दिमाग की ज़्यादा जरूरत नहीं। पहले फैक्चुअल जानकारी आप ले लीजिए, उसके बाद इस पर डिबेट करेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बात करेंगे, क्यों ज़रूरी है आज जब देश कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, जब सरकारें अनियंत्रित हो जाती है, तब जुडिशियल एक्टिविज्म में सुप्रीम कोर्ट जो भी हाई कोर्ट, जो इंडियन जुडिशरी का जुडिशियल एक्टिविज्म भी देश को बचाता है। आज वही सबसे कम देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका, इसको दो खंडों में बांटा गया है। एक तो सेंट्रल जुडिशरी, सेंट्रल जुडिशरी यानी केंद्रीय न्यायपालिका, केंद्रीय न्यायपालिका। दूसरा राज्य न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका, ठीक है। केंद्रीय न्यायपालिका के बारे में बात किया जाए, संविधान को बहुत से भागों में बांट दिया गया, आप जान रहे हैं, अलग अलग विषयों को अलग अलग भाग में। जैसे भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत का जो टेरिटरी है इसके बारे में भाग 1 में बात किया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बात किया गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया। तो ऐसे ऐसे अलग अलग विषयों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो न्यायपालिका भी, इंडियन जुडिशरी भी एक्चुअली 2 भाग में बढ़ जाती है, ठीक है। कैसे ये आप चैप्टर के साथ समझेंगे। जैसे केंद्रीय न्यायपालिका, ये कौन से भाग में आ जाती है। केंद्रीय न्यायपालिका का पहले एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। लेकिन राज्य न्यायपालिका में जाएंगे, इसके 2 खंड हो जाते हैं। एक तो हो जाता है आपका क्या, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। दूसरा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी इसको क्या बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है देश में। हाई कोर्ट,
हर राज्य में लगभग अलग अलग है, या कोई कहीं कहीं पे पंजाब हरियाणा यानी कुछ राज्यों का उदाहरण देखा जाता है जब कुछ कुछ राज्यों को क्लब करके उसमें कॉमन हाईकोर्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो सब जाके देखेंगे कौन सा अनुच्छेद है जो बोलता है देयर शैल बी ए हाई कोर्ट ऑफ एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी स्टेट, यानी हर राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा। कौन सा अनुच्छेद बोलता है ये आगे जाके हम लोग देखेंगे। लेकिन दूसरा एक और अनुच्छेद बोलता है, एक अनुच्छेद हर राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था करता है। दूसरा अनुच्छेद ये भी बोलता है कि संसद कानून बनाकर, विधि बनाकर 2 से 1 या 1 से ज़्यादा राज्यों के लिए कॉमन सुप्रीम हाईकोर्ट की भी व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, तो जब आगे बढ़ते जाएंगे आप समझेंगे। ये चैप्टर आप भरोसा रखिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप कहीं से भी पढ़े हो यूट्यूब फिर भी आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा जानकारी इसमें। अधीनस्थ न्यायालय का उदाहरण समझ लीजिए। हाई कोर्ट के नीचे का सारा कोर्ट, जितना कोर्ट है, जैसे आपके जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट, ये सब जो आ जाता है, जो आप देखते हैं आप बड़े बड़े शहरों में जो छोटे छोटे मतलब न्यायालय बना हुआ होता है, सब वो अधीनस्थ न्यायालय का ही उदाहरण है। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग चलते हैं। चलिए इसका देख लीजिए किस भाग में मेंशन है। ये भाग 5 का हिस्सा हो जाता है, सेंट्रल जुडिशरी। ठीक है, और इधर वाला ये सब जो है यहाँ ना लिख के आप यहाँ लिखिए, और इधर ये कौन सा हो जाता है, भाग यानी पार्ट 6 का एग्जाम्पल हो जाता है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, कितना से कितना अनुच्छेद दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अनुच्छेद दिया है, ये अनुच्छेद 124 से 147 कितना है, 147 तक, अनुच्छेद 147 तक दिया हुआ है। पहला ये अनुच्छेद है जो बोलता है देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी हाई कोर्ट का अनुच्छेद हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल 224। ठीक है, सॉरी 214 से 231, 24 नहीं है, 214 से 231। और इसका अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जो संविधान में बात की गई है वो अनुच्छेद 233 से 233। आप सोच रहे हो 232 कहाँ गया, 232 अनुच्छेद को बाद में रिपील कर दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के बारे में आपको पढ़ना हो, उच्चतम न्यायालय की क्या क्या शक्तियाँ हैं, सब कुछ, तो आप कहाँ जाएंगे, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में। हाईकोर्ट के बारे में पढ़ना हो तो यहाँ जाएंगे आप। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में यहाँ पे आपको मिलेगा क्या यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी? सारी जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको सैद्धांतिक बातें मिलेगी, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्माण हो पाया वैसी बातें मिलेगी। जैसे आप उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की बात हो तो क्या पूरा प्रक्रिया आपको इस भाग में मिलेगा? नहीं, इस भाग में नहीं मिलेगा। इसमें हटा सकते हैं ये सिद्धांत तो जरूर मिलेगा, लेकिन फिर हटाएंगे कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये इसके लिए संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया है, तो उसमें प्रक्रिया के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इंडियन जजेज इंक्वायरी एक्ट ऐसे ही करके कुछ एक्ट है, यानी आपको ये क्या करता है, हमारा संविधान हमारी संसद को अलग अलग अधिनियम बनाने का, एक्ट बनाने का पावर देता है अलग अलग विषयों पर। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है संविधान सारा कुछ करके चला गया है और संसद के लिए कोई काम नहीं बचा है। संविधान एक सिद्धांत, एक स्ट्रक्चर दे के गया है जिस आधार पर संसद को काम करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे संविधान में आपको सैद्धांतिक बातें बहुत ज़्यादा मिलती है, उसी के आधार पर संसद अधिनियम बनाता है, कानून बनाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें उच्चतम न्यायालय में थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये लिख लिए होंगे आप लोग। नहीं, तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का जो आधार है, सुप्रीम कोर्ट बना कैसे, इसका आधार अनुच्छेद 124 में मिलता है। अनुच्छेद 124 में, इसको अगर शॉर्ट में लिख दिया जाए, इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट एंड
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसकी बात की गई। मतलब ब्रीफली आपको लिखा जाए एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय का स्थापना एवं गठन, इसके बारे में बात किया गया है। अगर आप इसका बेयर एक्ट पढ़ते हैं, बेयर एक्ट कहने का मतलब जो ओरिजिनल मूल रूप में सिद्धांत में जो लिखा हुआ है वो बात है, तो उसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स ए लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 जजेस। ठीक है, यानी भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो कि एक मुख्य न्यायाधीश से तथा जब तक संसद एक बड़ी संख्या विधि द्वारा निर्धारित ना करे तब तक अन्य 7 न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर एक पहला पॉइंट इसको देखा जाए डिटेल में एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये तो आप मोटे तौर पे समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली में क्या लिखा है, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इतनी नहीं, इसके अलावा भी बातें इसमें कुछ की गई है। अब इसको सिंपल में रखिए, बाकी बातें समझिए आप। शॉर्ट में मैं उसका मैटर क्या है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, बेयर एक्ट यानी पूरा आर्टिकल लिखते जाएंगे तो ये सरदर्द बन जाएगा, समझ कुछ नहीं आना है। ठीक, जो लोग मतलब पॉलिटी डिटेल में कभी नहीं पढ़े हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर जो बहुत ही बेसिक लुसेंट टाइप बुक से पढ़े हैं, उनको अगर बेयर एक्ट बता दिया जाए तो दिक्कत होगा पहली बार में। अगर आप जितना मैं अभी चैप्टर में बता रहा हूँ आप इतना समझते हैं, इसके बाद आप बेयर एक्ट में जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा समझ पाएंगे। वहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो मुख्यतः हेडिंग समझिए कि इसमें देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत, देखिए कानून की भाषा में शब्दों का बहुत बड़ा झोल होता है। यहाँ पे शैल लिखा हुआ है और यही विल हो जाता तो चीज़ें देश की बदल जाती। जैसे कहते हैं देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये होगा मतलब क्या, हर हाल में होगा। अगर वर्तमान राष्ट्रपति जी इस्तीफा देते हैं या उनका निधन हो जाता है तो उनके क्रियाक्रम की व्यवस्था तो बाद में होगी, उससे पहले अगले राष्ट्रपति की व्यवस्था होगी। और जब तक तुरंत तो चुनाव हो नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या बनाया गया, सेफ्टी वॉल्व के रूप में किनको रखा गया, उपराष्ट्रपति को रखा गया। तुरंत उपराष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, शैल का मतलब ये हो जाता है। अगर देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता तो क्या होता, फिर तो होता कि राष्ट्रपति जी का पहले सारा काम करते हैं, फिर देखते हैं, फिर आराम से होगा काम। लेकिन शैल है मतलब टॉप प्रायोरिटी का काम हो जाता है। तो संविधान में शब्दों का झोल बहुत ज़्यादा होता है, आप इनको समझते चलेंगे। शैल की जगह विल होता तो बातें परिस्थितियाँ सब बदल जाती। ठीक, फिर डिस्क्रिप्शन पे आ जाता, सत्ता में बैठे लोगों के विवेक पर चला जाता, फिर उसको मिसयूज कर सकते थे। शैल का मतलब हर हाल में होगा। ठीक है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, इसको डिले मतलब इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब सुप्रीम कोर्ट होगा, इस अनुच्छेद में जानिए क्या क्या कह रहा है, देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब सुप्रीम कोर्ट होगा तो जज भी होना है। तो इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है, बेयर एक्ट में इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 जज और होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते CJI, उसके अलावा 7 जज और होंगे। ठीक है, ये कहा गया है। 7 जज मतलब मिनिमम डिसाइड किया गया, 1 + 7 यानी 8 जजों की व्यवस्था तय की गई है। अगर इसके साथ में ये भी कहा गया है, अगर संसद चाहे तो यह संख्या बढ़ा सकती है, लेकिन मनमर्जी से नहीं, विधि बनाकर, यानी संसद को एक कानून बनाना होगा। अगर 8 जज को 9 जज भी करना है तो एक कानून बना के, संसद में विधि बना के, लॉ बना के ही वो संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम डिसाइड कर दिया गया कितना, 1 + 7। तो यानी अगर संविधान में जाएंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट जब से स्टार्ट हुआ देश में आज़ाद भारत में, तो ये कितना था शुरुआत में
अगर शुरुआत लिख दिया जाए, शुरुआत में संविधान ने क्या कहा कि उसमें इतने जज होंगे, यानी एक तो हो गया कौन, मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा 7 जज और, ठीक, ये कौन हो गए, मुख्य न्यायाधीश CJI, ये कौन हो गए, अदर जज, अदर जज यानी अन्य न्यायाधीश, किसके, सुप्रीम कोर्ट के ही। इस अनुच्छेद 124 में ये कहा गया है, तो मिनिमम 8 तो डिसाइड कर दिया गया है, इससे ज़्यादा बढ़ाना हो, अगर देश को, संसद को, सरकार को लगे कि इतने न्यायाधीश से काम नहीं होना है, न्यायाधीशों की संख्या और ज़्यादा चाहिए, तो क्या करना होगा, संसद को, देश की संसद को एक कानून बनाना होगा, ठीक है, उस कानून को बना करके ही जजों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो 1+7 यानी शुरुआत 8 जजों से हुई थी, अभी वर्तमान में कितना है हमारा जज, वर्तमान में, अगर वर्तमान में देखा जाए तो कितना है, 1+33, यानी अभी वर्तमान में 34 जजों की व्यवस्था है हमारे देश में कुल। तो क्या हो गया टोटल, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और उनके साथ साथ 33 जज और हो गया, ठीक है। तो हमारे देश में अभी इतना जज है, शुरुआत कहाँ से, 8 से, अभी 34 से, धीरे धीरे करके अलग अलग मतलब इसको संख्या में धीरे धीरे करके बढ़ाया गया। अभी मतलब शायद ये पिछले साल ही बढ़ाया गया है, डेट तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पहले कितना होता था, 1+30 यानी 31 हुआ करता था, अभी ये बढ़ के 34 हो चुका है, ठीक है, पहले 31 था, इसके ठीक पहले। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ दिया जाए आज़ाद भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी, ये जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ये स्थापित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, ठीक है। संविधान बन के कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और पूर्णतः लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू हो चुका था, ठीक है। कुछ जैसे चुनाव से संबंधित कुछ प्रावधान, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रावधान, ये लागू हो चुका था, लेकिन पूरा संविधान किस दिन लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस दिन हुई, इसी दिन हुई पहले। और सुप्रीम कोर्ट कार्य करना अपना कब, कार्य जो स्टार्ट किया वो कब से स्टार्ट किया, यानी फंक्शनल कितने तारीख से हुआ, उसमें काम यानी फंक्शन कब से करना शुरू हुआ। फंक्शनल अगर पूछा जाए तो कितने तारीख से ये काम करना शुरू करा, तो हो गया 28 जनवरी से, 2 दिन बाद उसके, ठीक है, 28 जनवरी 1950 से। फंक्शनल मतलब जब से ये काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसका हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। स्थापना हो गया कब, जो संविधान के मतलब लागू की, पूर्णतः लागू की तारीख जो है उस दिन स्थापना माना जाता है, और इस दिन से इसका काम स्टार्ट हो गया, यानी सेटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं इसके आगे। अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है वर्तमान में कहाँ से उठाया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक। वो चलिए आपको वो सब बाद में बताया जाएगा, इसका इतिहास क्या है, कैसे आया। अब जब हम कोर्ट देख चुके हैं, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस बात पे बात कर चुके हैं, तो अभी कोर्ट में जज कौन होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। कुछ बातों को हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक साथ करके चलेंगे, ठीक है। चलिए योग्यता लिखते हैं पहले, कौन जज बनने योग्य है, यानी किसको जज बनने के काबिल समझा जाएगा। क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज। उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता।
देखिए, अगर आपसे पूछा जाए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता कितनी है, तो बोलेंगे 2 योग्यता है। ठीक है, 2 ही योग्यता होनी चाहिए जिस आधार पर किसी को उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए, पहला योग्यता क्या है? पहला योग्यता क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, कि उनको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे उनको उनका भारतीय नागरिक होना कंपलसरी है। सिटीजन ऑफ इंडिया एंड, और इसके साथ में, और ये ओ आर वाला और नहीं, एंड है। ठीक है, यानी एक तो ये है, इसके साथ में एक और चाहिए। ठीक है, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक। और दूसरे पॉइंट में 3 बिंदु दिया गया है। दूसरे पॉइंट में 3 बिंदु दिया गया है, तीनों में से कोई एक भी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के योग्य है। ठीक है, 3 पॉइंट, 1 के साथ 2A हो या 1 के साथ 2B हो या 1 के साथ 2C हो। ठीक है, 1 तो कंपलसरी है, 2A 2B 2C तीनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों क्या है? तीनों क्या है इसके बारे में लिखिए। 2A में अगर देखिए, वह किसी उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों, वह किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक, ये पॉइंट आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। एक पॉइंट, ठीक है, या यानी और लग गया यहाँ पर। ठीक है, या ठीक है, कहने इस पॉइंट का मतलब क्या? वह किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। कहने की मतलब क्या है? कम से कम वो 5 साल तक लगातार जज रहा हो। मान लीजिए 2 साल वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर रहे थे, उसी बीच उनका ट्रांसफर हो गया, चले गए मद्रास कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट में। अभी वहाँ 1 साल काम किए ही कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया कलकत्ता हाई कोर्ट में। वहाँ फिर 2 साल काम किए, तो काम तो कर ही रहे हैं ना, उनका ट्रांसफर हो जा रहा है तो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट में ही काम कर रहे हैं ना, हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद पे ही काम कर रहे हैं। तो एक हाईकोर्ट में या कलकत्ता हाईकोर्ट में ही 5 साल तक लगातार रह जाए, या मान लो 3 साल इलाहाबाद कोर्ट में, 2 साल कलकत्ता हाईकोर्ट में, फिर भी 5 साल पूरा होता है। या फिर एक एक साल करके 5 हाईकोर्ट में उनको घुमाया गया, तो फिर भी 5 साल पूरा हो गया। यानी न्यायाधीश क्या होनी चाहिए? 5 साल के एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, कम से कम 5 साल, मिनिमम 5 ईयर्स। ठीक, उससे अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो एक न्यायालय हो, एक से अधिक न्यायालय, बस न्यायालय क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय होना चाहिए, हाईकोर्ट होना चाहिए। ठीक, तो वो एक कंडीशन ये मिल जाता है। दूसरा पॉइंट है, वह किसी, जैसे उच्च न्यायालय में जज के रूप में 5 साल रहा ना, ये टर्म याद रखिएगा, 5 वर्षों तक। वही मतलब दूसरा पॉइंट क्या है? अगर ये कंडीशन मान लीजिए आप पे एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा कंडीशन क्या है कि वह किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक बतौर वकील, अधिवक्ता वो काम करे हो। ठीक है, एडवोकेट ग्रुप में हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो, वकील रहे हो लगातार 10 वर्षों तक, तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए? जज बनने के लिए। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, लगातार 10 वर्षों तक हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो। ठीक है, हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो, एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सपीरियंस 10 साल काउंट होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग।
लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या और देखिए 2 पॉइंट हो गया, 1 के साथ 2A है तो भी एलिजिबल है, 1 के साथ 2B है तो भी एलिजिबल है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों पॉइंट नहीं है तो साथ में क्या लगेगा, एक और पॉइंट इसमें दिया गया है, ठीक है ना, यानी आपका ये और लगा हुआ है, ठीक, यहाँ ना देंगे समझ लीजिए और या, ठीक। वह भारत के, तीसरा पॉइंट क्या है, वह भारत के राष्ट्रपति की नज़र में, वह भारत के राष्ट्रपति की नज़र में इमिनेंट जूरिस्ट रहा हो, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा जानकार। इमिनेंट जूरिस्ट कहने का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा जानकार रहा हो, किसका, कानून का, जिनकी मतलब समझिए जिनकी कानून की किताबें चलती हो, या जिनकी बातों की नज़ीर पेश की जाती हो, जिनका मतलब कानून में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, उनको भी बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है वो हाईकोर्ट में वकील रहे हैं या हाईकोर्ट में जज रहे हैं, जरूरी नहीं है। तो क्या तीसरा पॉइंट हो जाता है, तीसरा पॉइंट क्या है, भारत के राष्ट्रपति की नज़र में वो एक ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता रहे हो, ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता रहे हो। तो तीसरा क्या है, भारत के राष्ट्रपति की नज़र में ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता रहे हो, यानी इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इमिनेंट जूरिस्ट, इमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता, इसी को मतलब उच्च कोटि, बहुत ही उच्च कोटि का, मतलब बहुत उच्च कोटि का कानून का जानकार उनको कंसिडर किया जाता हो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। वही अगर आप जब हाईकोर्ट के सेंस में चले जाते हैं, मैं हाईकोर्ट चैप्टर में आपको लिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। पहला कंडीशन तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या जरूरी हो गया, जज बनने के लिए 2 बिंदु की जरूरत होगी, यानी पहला बिंदु आप पर अप्लाई करना चाहिए, साथ में 2A हो, या पहला बिंदु के साथ 2B हो, या फिर पहला बिंदु के साथ 2C हो। तीनों में कोई भी हो तो आप जज बनने के लायक योग्य हैं। तो योग्य होने का मतलब थोड़े ना बना दिया जाएगा, बाकी और भी व्यवस्था है, कॉलेजियल सिस्टम चलता है। जैसे आप ग्रेजुएट हैं तो CGL का फॉर्म भरने के लायक हो गए, अब फॉर्म भरने से थोड़े ना आप CGL में आपको जॉब ही दे दिया जाएगा। तो यानी क्वालिफिकेशन आप मैच करते हैं, ठीक है। आपको कम से कम अगर जज बनाने के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा 5 लोगों के बीच में, तो आपको इन तीनों में से कोई एक बिंदु होना चाहिए, तभी कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जिसको चाहे उठा करके बिठा दिए जुडिशरी में भी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जिनको भी चाहे बिठा दिए जा करके उसको हाईकोर्ट के जज के रूप में, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो संविधान वो इंश्योर करता है, बताता है कि कौन लोग जज बनने के लायक है। अभी हाईकोर्ट के बारे में आपको ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। उसके लिए भी 2 बिंदु एप्लीकेबल है। पहला बिंदु क्या है, वो भारत का नागरिक हो, यह तो चाहिए ही चाहिए, भारत का नागरिक हो, ये चाहिए। साथ में दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, देखिए उसको तो हाईकोर्ट का जज ही बनना है, तो जज का एक्सपीरियंस कैसे होगा, इसको ये पॉइंट हटा दीजिए। दूसरा पॉइंट पे आइए, उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहो, यानी ये कंडीशन लगेगा। भारत का नागरिक होने के साथ साथ 10 साल तक हाईकोर्ट का वकील रहा हो तो वो हाईकोर्ट का जज बन सकता है। दूसरा, क्यों भारत के मतलब समझ लिया अधीनस्थ न्यायालयों में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं जुडिशियल ऑफिस, यानी न्यायिक पदों पर रहा हो, ठीक है, तो भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। बाकी हाईकोर्ट का जब आएगा तब देखेंगे, या होगा तो अगली क्लास में मैं आपको ब्रीफ में टेबल बता दूंगा कि क्या है। फिलहाल अब इसको यहीं रोकेंगे, क्लास मतलब लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। बाकी अगली क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। जैसे ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको जो क्वालिफिकेशन है ये तो आपको हर जगह मिलेगा। समझने की बात क्या है, समझने की बात हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के नेचर के बारे में बात किया जाए जब, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नेचर्स के बारे में, पावर्स के बारे में बात किया जाए, जैसे उस पर क्या क्या है, उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है, रिट जुरिस्डिक्शन क्या है, इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बात किया जाए। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बात किया जाए। बाकी चीज़ें तो रटने वाला एग्जाम लुसेंट में भी दिया हुआ है, उसके लिए लेक्चर देखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे, जो रियल चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, जो समझनी होती है, जो आपको किताबों में नहीं मिलता है, जो आपको इंटरप्रेट करना होगा। अगर आप संविधान अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत समय लग जाएगा आपको संविधान का इंटरप्रिटेशन सीखने में, ठीक है, बहुत पढ़ने के बाद भी आप थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। वहाँ रीड बिटवीन द लाइन्स वाला सिस्टम चलता है,
जो बातें लिखी नहीं हो आपको वो भी समझना है, ठीक है। तो बाकी ये भी हम लोग जानते हैं कि संविधान का व्याख्या विश्लेषण का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का ही है। तो संविधान को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को समझना जरूरी है, कैसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। इसके बहुत से जो शक्तियाँ इनके पास है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या है, योग्यता तो पढ़ चुके हैं, उसको हटाया कैसे जा सकता है या फिर बनाया कैसे जा सकता है, ये रट्टू बातें इसको बाद में कर लेंगे। कल शक्तियों के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी तरह की शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ प्रमोट करें, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।